हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्कॉलर अलाइट। मैं आज आपको इस वीडियो में एमसीक्यूज़ ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 7 बताने जा रहा हूँ। पार्ट 6 तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। तो जो भी स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद वीडियोस को देखें, क्योंकि सब्सक्राइब करने का एक बेनिफिट ये है कि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूँगा तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी वीडियोस को देख पाएंगे, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसके बाद आप पॉलिटी पार्ट 1 से लेकर 6 तक देख लें पूरे वीडियो, क्योंकि बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है जो कि मेनली एसएससी 10+2 और बाकी अभी जो, क्योंकि अगर करंट की बात करें जहाँ पे जीएस आने वाला है वो एसएससी 10+2 का एग्ज़ाम है सामने, उसमें जीएस आएगा आपका, ठीक है। और सीजीएल हो चुका है, सीजीएल के समय भी मैंने अपलोड्स किए थे सीजीएल की टेस्ट सीरीज़। तो जल्द ही मैं एसएससी 10+2 की भी टेस्ट सीरीज़ लाने वाला हूं। तो आप लोगों के लिए रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यूज़ ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 7। चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होता है उसको वो कितने साल के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है, कितने साल का उसका टेन्योर होता है। तो वो होता है 4 ईयर्स, ठीक, वो होता है आपका 4 ईयर्स। देखो अब 4 ईयर्स हो गया, या तो 4 ईयर होगा और नहीं तो 65 ईयर्स, मतलब उसकी एज, ठीक। या तो वो 65 साल का हो जाएगा तब उसको हटा दिया जाएगा, या वो 4 साल कार कर ले। मेरे कहने का मतलब है, मान लीजिए जो भी सेंट्रल बिजनेस कमिश्नर बना आपका, है ना, सीबीसी जो भी आपका बना, ठीक, जो भी बना, अब मान लीजिए उसकी एज थी 63, जो बना है ना 63 एज थी, तो वो 65 साल का होगा और रिटायर्ड हो जाएगा, यानी कि उसने सिर्फ 2 साल काम किया, ठीक। तो मैक्सिमम एज है 65 साल। और मान लीजिए अगर कोई है, ठीक, वो 60 साल में बना, ठीक, 60 साल में कमिश्नर बना, तो वो क्या होगा, वो 64 पे ही रिटायर्ड हो जाएगा, फिर 65 पे नहीं जाएगा, क्योंकि 4 साल मैक्सिमम है उसका। और जो मैक्सिमम एज की बात करें तो वो 65 साल है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगला, जो आर्टिकल 19 है आपका, है ना, आर्टिकल 19, उसमें मतलब कितने राइट्स हैं ओरिजिनली। तो बात करते हैं ओरिजिनली, तो उसमें है 7, ठीक, उसमें कितने राइट्स हैं आपके, 7 राइट्स हैं। लेकिन अगर बात करते हैं एक जो संपत्ति का अधिकार था, है ना, संपत्ति का जो अधिकार था आपका, प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, है ना, राइट टू प्रॉपर्टी का जो था उसको हटा दिया गया है। कब, 44th अमेंडमेंट में उसको हटा दिया गया है, 1970 आई थिंक 8, है ना, 14 अमेंडमेंट में उसको हटा दिया गया है। तो अब 6 बच गए हैं। लेकिन अगर ओरिजिनली पूछ रहा है ना पहले, तो वो था आपका 7। बस आपको ये ध्यान रखना है, संपत्ति का अधिकार हटा के इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ठीक, कानूनी अधिकार बना दिया गया है, ये आपको याद रखना है। यही क्वेश्चन एक पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी स्टेट्स, मतलब कितने स्टेट्स हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी की लिस्ट में रखा गया है। तो करंट की बात करें तो 11 स्टेट हैं जिनको स्पेशल कैटेगरी में रखा गया है। देख लेते हैं वो कौन कौन से स्टेट हैं। तो वो हैं आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड। ये 11 स्टेट्स हैं जिनको जो स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस या सिंबल दिया गया है। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, एक तो यही क्वेश्चन आ सकता है, दूसरा ये बोल देगा कि इनमें से कौन सा स्पेशल कैटेगरी का है। 4 आपको 3 कोई और नाम देंगे, एक दे देगा त्रिपुरा। तो इस टाइप से आपको आंसर्स को टिक करने पड़ेंगे या पहचानने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1972 इज रिलेटेड टू, 1972 इनमें से किस में से रिलेटेड है, कौन सा एक्ट आया था। तो 1972 आपको याद रखना है, इस समय आया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा आया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। 1972 इज रिलेटेड टू वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछे जा चुके हैं प्रीवियस एग्जामों में। अगला क्वेश्चन, द कॉन्करेंट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी आइटम्स। जो कॉन्करेंट लिस्ट है आपकी, ठीक, कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें कितने आइटम हैं। तो वो हैं आपके 52 आइटम्स हैं आपके कॉन्करेंट लिस्ट में। अ बिल बिकम्स लॉ व्हेन इट इज़ पास्ड बाय, मतलब कोई भी बिल है ना, कोई भी आपका बिल है तो वो कब, मतलब लॉ कब बनता है, बिल है वो लॉ कब बनता है। वो लॉ जब बनता है जब लोकसभा से बिल
जाएगा आपका राज्यसभा में और राज्यसभा भी उसको पास कर देगा। तो जब ये दोनों मिलके पास कर देंगे तो वो आपका एक लॉ बन जाएगा, एक कानून बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का कोई रोल नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा ने अगर बिल को पास कर दिया है तो वो आपका एक बिल लो कानून बन जाएगा। जैसे कि अभी जीएसटी की बात करें, जीएसटी में भी क्या हुआ था, सबसे पहले आपका लोकसभा में जीएसटी आया, उसके बाद राज्यसभा में जीएसटी गया। तो राज्यसभा ने भी उसको कहा कि हाँ भाई ठीक है, लोकसभा ने कहा हाँ भाई ठीक है, दोनों ने मिलकर ठीक किया और वो 8 अगस्त 2016 को आपका बिल पास हो गया जीएसटी। हु इज़ नोन एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सेल्फ गवर्नर स्थायी सत्ता की बात की जा रही है, खुद की। तो इसका जो आंसर है आपका कौन सा है, लॉर्ड रिपेन। कौन है, लॉर्ड रिपेन। इंडियन फेडरेशन, देखिए इंडियन फेडरेशन की बात कर रहे हैं। इंडियन फेडरेशन इज सिमिलर टू दैट ऑफ विच कंट्री। तो फेडरेशन को आप यूनियन भी बोल सकते हैं, ठीक, क्या बोल सकते हैं, यूनियन भी बोल सकते हैं। तो इंडियन यूनियन, तो जैसे ही यूनियन के वर्ड आया आपको याद आ गया होगा कि यूनियन जो है कनाडा से रिलेटेड है आपका, ठीक। तो फेडरेशन मतलब यूनियन भी आप बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन इसी टाइप से घुमा के आते हैं। तो ये जो इंडियन फेडरेशन या इंडियन यूनियन है वो कनाडा की तर्ज पे है या कनाडा के जैसा सिमिलर है। द इंडियन काउंसिल्स एक्टर, ठीक, और मिंटो मार्ले या मार्ले मिंटो जो था, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में किस वर्ष पारित किया गया था। सीधे सीधे क्वेश्चन है, इसको आप कर लें। जो मार्ले मिंटो एक्ट है या मिंटो मार्ले एक्ट है वो कब आया था, तो वो आया था 1909 में, मार्ले मिंटो एक्ट। और इसका एक और क्वेश्चन है कि इसमें क्या हुआ था, तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को अलग से वोट देने का अधिकार आपको मिला था। ये देखिए अगला क्वेश्चन आ गया कि ये जो है किसके लिए था, है ना, तो ये था आपका मुस्लिम्स के लिए। मुस्लिम्स को अलग से वोट देने का अधिकार आपको प्राप्त किया गया था मार्ले मिंटो एक्ट में। तो उसके दो क्वेश्चन बनते हैं कि मार्ले मिंटो एक्ट कब आया, तो 1909, या 1909 में कौन सा एक्ट आया, तो मार्ले मिंटो, और इसमें क्या हुआ था, तो मुस्लिमों को अलग से वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हु कैन बी रिमूव्ड विदाउट इम्पीचमेंट इन इंडिया। मतलब बिना महाभियोग के किसको हटाया जा सकता है इनमें से, तो वो है आपका गवर्नर। जो हमारे राज्यपाल होते हैं स्टेट्स के, उनको बिना नोटिस, बिना किसी भी आधार पे राष्ट्रपति कभी भी उसको हटा सकता है, ठीक। राष्ट्रपति कभी भी उसको हटा सकता है गवर्नर को, ठीक है। जब राष्ट्रपति का मन होगा तब वो एक कुछ भी बिल तो पेश करने की जरूरत नहीं होती, राष्ट्रपति बोलेगा और गवर्नर को इस्तीफा आपको देना पड़ेगा, त्यागपत्र उसको देना पड़ेगा। द प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्ट्रेटेड द ओथ ऑफ जो ओथ है मतलब शपथ, ओथ का मतलब क्या होता है, शपथ। तो जो शपथ लेता है आपका प्रेसिडेंट, तो वो कौन दिलाता है उसको, किसके द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देखिए इसका मैं की पॉइंट बताता हूँ। प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति से रिलेटेड जो भी चीज़ हो, अधिकतर 95% आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस नहीं है तो हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कोर्ट से जाएगा, जज के पास जरूर जाएगा, ठीक। तो राष्ट्रपति से रिलेटेड चीज़ आपको प्रेसिडेंट लगाना है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ों को चीफ जस्टिस आंसर आपको अधिकतर लगाना है। 95% की पॉइंट है ये आपका। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट या प्रोटेक्शन बिल कब पास किया गया था पार्लियामेंट में। तो ये देखिए अभी एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा ही प्रॉब्लम चल रही है, जैसे दिल्ली में बहुत ही प्रदूषण है, इस टाइप से कई जगह पे बात चल रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही, तो इसलिए ये क्वेश्चन अभी पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको कवर किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986 में एनवायरनमेंट एक्ट या एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया गया था, ठीक। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही IMP क्वेश्चनों में से एक है। जो लॉ है, ठीक, जो कानून है, मेड बाय डैश 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 इज कॉल्ड ऑर्डिनरी लॉ। तो सीधा क्वेश्चन है कि जो ऑर्डिनरी लॉ है किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो ऑर्डिनरी लॉ जो है आपके गवर्नमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। अब पूछा जा रहा है कि जो वुमेन्स
महिला आरक्षण है ना, महिला आरक्षण है स्टेट असेंबलीज में कितने प्रतिशत का है, तो वो सबको पता होगा 33% है महिला आरक्षण। अभी कुछ महीनों पहले एमपी में भी 33% महिला आरक्षण को मंजूरी मिल चुकी है। एमपी, मध्य प्रदेश। पीएससी में मध्य प्रदेश के पीएससी एमपी पीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। मेंबर ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन आर अपॉइंटमेंट बाय होम, मतलब जो यूपीएससी से जो मेंबर्स को लिए जाते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, तो वो है आपके प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किए जाते हैं। इनको राष्ट्रपति ही हटा सकता है। जैसे कि हमारे जो आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं तो उनको आपको पता है कि कोई भी उनको नौकरी से हटा नहीं सकता, या कोई भी उनको सस्पेंड किया जा सकता है, वो भी 7 डेज़ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं वो, बस इससे ज़्यादा कोई एक्शन नहीं होता आईएएस के ऊपर। फिर वो प्रेसिडेंट के पास ही जाएगा तभी कुछ बड़ा एक्शन होगा। तो ये आपको याद रखना, ये रूल चेंज हुआ है, 7 डेज़ तक ही बस सस्पेंड उनको रख सकते हैं। ये मोस्ट आईएमपी है कि आईएएस ऑफिसर्स को कितने दिनों के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा 7 डेज़। और यहाँ पे जो है किसके द्वारा वो अपॉइंटमेंट किए जाते हैं, तो वो है आपका प्रेसिडेंट। तो ये पार्ट आपका 7 था। यहाँ पे MCQs ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट आप 6 देख पाएंगे इस लिंक पे क्लिक करके, और जल्द ही पार्ट 8 अपलोड होगा, तो ये लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो पार्ट 8 भी आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब बात करते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल में सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और जो हमारा फेसबुक पेज है उसको भी आपको लाइक करना है, फेसबुक पेज को, और FB ग्रुप है उसको भी आपको लाइक करना है स्कॉलर एलाइट के नाम से। इतनी चीज़ें आपको करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फ्री एजुकेशन जो प्रोवाइड मैं कराना चाह रहा हूँ या करा रहा हूँ, वो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठा पाएँ। चलिए, थैंक यू।